जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम फिर से मॉडल पेपर लेके आए हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। और बच्चों देखो, टाइम बहुत कम बचा है ना। और आई नो योर एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा इस बार। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, है ना। यू नीड टू काम डाउन, है ना। अब जो समझदारी और सहूलियत के साथ काम करेगा, उसी का मतलब ये जो स्मार्ट वर्क वाला टाइम है ना, ये अभी ही है। ये जो 1 मंथ का टाइम स्लॉट आपको मिला है, इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। और जब पूरी एनर्जी लगा दोगे आप इसमें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक बार लगा के तो देखो दम, कि हाँ, कि अगर हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, उसके बाद देखते। कभी अपने आप को मौका तो मत दो। तब आप बहुत एक्सक्यूजेस अपने पास रखते हैं, अगर मैंने तब चांस लगा लिया होता, अगर मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, अगर मैं पढ़ लेता तो निकल जाता। अरे तो पढ़ लो, 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा है, पढ़ लो और पूरी शिद्दत के साथ इस बार पेपर देके देखो। और हम आपके साथ पूरी तरीके से, एमकेसी आपके साथ शुरुआत से लेके अंत तक हमेशा खड़ा रहा है ना। तो जो बच्चे इनफैक्ट अभी जो पेपर देने वाले हैं, इनफैक्ट जो सितंबर की प्रिपरेशन के लिए भी तैयार हैं, वो जल्दी से जल्दी एमकेसी आ जाए। देखिए, डिफेंस की प्रिपरेशन जितनी अच्छी ऑफलाइन होती है, वो बेस्ट तरीका होता है ना। सारी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पे मिलती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे मिलती है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, वो भी बेहिचक जल्दी से जल्दी एमकेसी आ जाए। क्योंकि देखो, अगर आपका टारगेट सितंबर भी है, तो भी आपको अभी से लगना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है, राइट। और जो भी अप्रैल वाले बच्चे हैं, वो तो ध्यान से देखें कि 1 मंथ में फुल रिवीजन, बैक टू बैक मैराथन स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स, जीएस, आपके चैनल पे, जो कि टोटली आपका चैनल है। ये एप्लीकेशन जो आपके लिए ही बनाया गया है, इस एप्लीकेशन पे मतलब प्रॉपरली सारी चीज़ें आपसे ओरिएंटेड मिलती हैं। मतलब प्रॉपर नोट्स, पीडीएफ्स, लाइव सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो विदाउट मिसिंग इट, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीरियस हैं 16 अप्रैल के पेपर के लिए, तो ये सब आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको मिस गलती से भी नहीं करना है, राइट। तो बढ़ते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगेन, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, इसके प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को विद ट्रिक्स रिपीट करिए। क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताते जाते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को भी दिमाग में रखिए। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को दिमाग में रखेंगे, स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में, डेटा को याद रखता है। तो आई होप आप स्मार्ट वर्क करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लॉगरिथम का है, ठीक है। एज आई से कि लॉग आपके सिलेबस पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे इसका एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। बट लॉग के बिना मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है, क्योंकि लॉग के बिना आप मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकते। कैलकुलस पोर्शन, हर जगह आपके लॉगरिथम की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। तो लॉग के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको थ्योरी चाहिए, तो वो भी लेक्चर वीडियोज़ में आपको हमेशा प्रोवाइड होते हैं। तो उनको भी जाके डेली बेसिस पे, जो आपके ऑल्टरनेट बेसिस पे जो आपके लेक्चर्स आते हैं, मैराथन्स आती हैं, उनको भी आप काइंडली फॉलो करें। तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग की ये प्रॉपर्टी दी हुई है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। बेस 10 है और सब जगह प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी आपका क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर सबका बेस सेम है, लेट्स सपोज x है, तो ये और कुछ नहीं, ये हो जाता है log ऑफ x a इंटू बी, मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे क्या करें, ये 1/2 क्या मतलब है? log ऑफ 10 3/2 प्लस log ऑफ बेस में 10, दैट इज 4/3। एंड ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अप टू 198 टर्म। अब आप एक बात सोचिए, जब आपने फर्स्ट टर्म लिखा, तो फर्स्ट टर्म लिखने पे आपका 2 नीचे आ रहा है और 3 ऊपर आ रहा है। पहले टर्म में एक आगे से शुरू हो रहा है। तो 198th वाला जो टर्म होगा, क्या वो एक आगे से शुरू होगा? यानी बेस में क्या यहाँ पे 199 होगा और जो भी नीचे लिखा उससे +1 तो ऊपर है ही, क्या 200 आएगा? राइट, ये चीज ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बेस 2 है, सेकेंड टर्म में बेस 3 है, तो 198 वाले टर्म में बेस में 199 होगा और ऊपर क्या आ रहा है, +1 हो जा रहा है, तो 199 है तो ऊपर 200 हो जाएगा।
इज इट क्लियर? अब जब प्लस में है तो सारी चीज मल्टीप्लाई होती है, इसको लिख देते हैं log base 10 3/2 इंटू 4/3 इंटू सो ऑन, बीच में सारी चीजें आएंगी एंड 200/199। अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें बीच में जितनी भी चीजें होंगी कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या? ये 200 और ये 2। सो log of 10 200/2 कितना होगा? ये कटेगा तो 100 आ जाएगा। और 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, 10 10 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2। गॉट इट? क्वेश्चन काफी अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेट थ्योरी से, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही आते हैं पेपर में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोल करके सोचना पड़ता है उन सारी चीज़ों पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक सेट है A, जिसमें x जो है वो कोई भी रियल नंबर है, और y कैसा है? 1/x टाइप का है। कुछ सेट बनाते हैं, सेट बनाने की कोशिश करते हैं। A अगर सेट बनाए तो x अगर मैंने 1 लिया तो y कैसा होगा? 1/1 यानी 1। x अगर 2 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप 3 लोगे तो 1/3 आएगा, अब 1.5 भी लोगे तो भी यहाँ पे 1.5 ही आएगा, 1/1.5। बेसिकली ऐसा ही ये सेट बढ़ेगा, मतलब ये रेसिप्रोकल कर दे रहा है। दूसरी बात देखते हैं सेट बी की। सेट बी आपका कैसा है? ऐसे एक्स वाई का कलेक्शन है और एक्स रियल नंबर है और y क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ x है। यानी अगर आपने 1 लिया, b में 1 लिया, x अगर 1 है तो y आपका -1 हो जाएगा। x अगर आपने 2 लिया तो y क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। x 3 लिया तो y -3 हो जाएगा। 1.5 लिया तो -1.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में एक भी टर्म आपको कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये यहाँ पे रेसिप्रोकल ला रहा है, ये नेगेटिव टर्म ला रहा है, तो एक भी सेट यहाँ पे कॉमन नहीं मिलने वाला है आपको, इसीलिए A इंटरसेक्शन B आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अच्छा ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइंस ऑफ अ प्लेन। नॉन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? देखो दो तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। बेसिकली आपको क्या देता है, या तो आपको फैमिली ऑफ कर्व दे के डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे करके आपसे फैमिली ऑफ कर्व पूछेगा। अगर हमको डिफरेंशियल फैमिली ऑफ कर्व दे के डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हमको फैमिली ऑफ कर्व दिया है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है तो हम यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट। लेकिन अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व ढूंढना है तो हम करते हैं इंटीग्रेट, है ना। इससे अक्सर पेपर में क्वेश्चन देखे गए, है ना। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? नॉन वर्टिकल लाइंस का। फैमिली ऑफ कर्व ढूंढो तब तो उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे। तो नॉन वर्टिकल इक्वेशन, नॉन वर्टिकल लाइंस की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। नॉन वर्टिकल लाइन की जो जनरल इक्वेशन होगी वो आपकी होगी ax + by = 1। गॉट इट। अब इसी को हमें करना है डिफरेंशिएट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देखो पहली बार में डिफरेंशिएट, और दूसरी बात डिफरेंशियल फैमिली ऑफ कर्व में जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, बेटा देखो ऑर्डर और डिग्री एक ऐसी चीज़ है जिससे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कभी भी आपको ऑर्डर और डिग्री के बिना पेपर यूपीएससी ने बनाया ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान दें कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं इक्वेशन में, उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनती है। तो यहाँ पे हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने? 2, A और B। तो हमारी 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। पहली बात ऑप्शन ही एलिमिनेट करके पता चल जाना चाहिए, C ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 1 ऑर्डर की बनेगी नहीं, ये dx/dy होगा नहीं। अब ये और ये हो सकता है लेकिन dx/dy नहीं, हम y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या मिला, A + by' = 0। फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बार करेंगे तो by' = 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं by' = 0 आया, और जब = 0 आया यानी ऑप्शन नंबर C इसका एकदम करेक्ट होगा,
राइट। ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते थे, आप यहाँ पे समय बचा सकते थे। कैसे समय बचाते आप? आपको अगर बस इतना लॉजिक पता होता कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का है। पहली बात तो ये इक्वेशन अगर आपको नहीं पता तो आज से पता हो जाना चाहिए कि ये इक्वेशन बड़ी फेमस होती है। ये इक्वेशन है क्या? एक्चुअल में मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1 एक स्क्वायर की इक्वेशन होती है। कैसा स्क्वायर? देखो, अगर x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 0 कर दे तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे, मॉड है तो भी ये सही है, कितना आएगा? 1 आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 ले ले तो भी आपका 1 ही आएगा। ये सारी बातें सही है। तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको मिले, 4 कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ग्राफिकली देखें तो पहला कोऑर्डिनेट 1, 0 होगा आपका, 1, 0 आपका यहाँ होगा कहीं 1, 0। दूसरा 0, 1 आपका यहाँ होगा, ये है 0, 1। नेक्स्ट -1, 0 फिर यही होगा -1, 0 एंड देन यहीं पर कहीं आपका होगा 0, -1। ये 4 कोऑर्डिनेट, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन 4 कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मिला दें तो हमारा बन गया एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के अंदर जो एरिया इंडल्ज है, इस एरिया को आपको निकालना है। अब ये जो एरिया है, अब आप चाहें तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व के इंटीग्रेशन मेथड से जाएं, अदरवाइज यहाँ सिंपली दिख रहा है बेटा कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0, 0 है। अगर ये 0, 0 ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, हम बस इसका निकाल लें एरिया, इसका एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दें, इसका एरिया निकाल के 4 टाइम्स करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। इसका एरिया होगा क्या? ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 1, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या इसका एरिया हाफ है और इसका एरिया हाफ है, तो इसका 4 टाइम्स ही तो एरिया है, तो इसका 4 टाइम्स कर दो, आंसर कितना आया? 2 यूनिट। यानी आंसर है आपका 2 यूनिट। आज से आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके ये होते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट आपके रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, एप्लीकेशन का हिस्सा। देखिए, अब आप जो कॉम्पिटिटिव फेज में हैं, आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? एक मॉक टेस्ट देने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करना। मॉक टेस्ट अटेंड करने के बाद उसका एनालिसिस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट का टाइमली एनालिसिस करिए, अपना स्कोर कार्ड देखते रहिए बेटा, ताकि आपको ये जो एप्लीकेशन आपको मिला है ये इसी बेसिस पे आपको बनाया गया है कि आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ही मॉडल पेपर सेट किए जाते हैं। तो उन मॉडल पेपर पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट बैक टू बैक देते जाइए, ठीक है? अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम इसे करेंगे क्या? अच्छा, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बड़ा फेमस पैटर्न है। ये एक इंटीग्रेशन होता है 0 से π/2 log sin x dx। इसका वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो आज से पता होना चाहिए। क्या होता है इसका वैल्यू? -π/2 log 2। ना केवल ये इसका वैल्यू होता है, अगर आपने इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx लिया है, या यहाँ पे log sin 2x भी हो, तो भी इसका इंटीग्रेशन आपका -π/2 log 2 होता है। ये कुछ डेटा होता है जो आपको याद रखने होता है। इसका इंटीग्रेशन लंबा होता है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो इन फैक्चुअल डेटा को याद रखते हैं। जैसे आप इंटीग्रेशन में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले रखते हैं, वैसे ही काम आने वाली चीज़ है ये भी फॉर्मूला ही है एक हिसाब से, कि 0 से π/2 log sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो -π/2 log 2 होता है। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, राइट? अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? 0 से पाई दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमें किंग्स रूल अप्लाई करना चाहिए। किंग्स रूल अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 0 से पाई कितना कर दें? x की जगह लिख देंगे π-x log sin x की जगह क्या आ जाएगा? π-x dx। अच्छा ठीक है, इसको हमने i कहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, और ये भी हमारा, अच्छा ठीक है अभी सॉल्व करते हैं। आई है ये, और इसी में किंग्स रूल अप्लाई किया, ये आया 0 से पाई किया, और π-x तो ठीक था भाई, आई ही चल रहा है ना, और यहाँ पे क्या है? log sin π-x तो sin x ही होता है, dx आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कर देते हैं ऐड। अगर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हमारा कितना मिलेगा?
देखना जरा ध्यान से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा 2i, इधर कितना आएगा 0 से पाई। अच्छा, पाई लॉग साइन एक्स बचेगा माइनस x log sin x और प्लस x log sin x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको अल्टीमेटली मिलेगा पाई log sin x। और अब आप देखो क्या पाई को बाहर ले जा सकते हैं, और 0 से पाई को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या लिखोगे इसको 2 पाई, और लिमिट हमने लगा दी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x कर दिया, और यहां कितना आया 2i। क्या 2 से 2 कैंसिल, ये इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया आपको 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, तो इसकी जगह हम उसी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है वो वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की जगह वही वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, पाई तो ऑलरेडी है, यहाँ इंटीग्रेशन में रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 log 2 किया, यही आपकी i की वैल्यू, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए, तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट जरूर जानने को मिल जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई नया की वर्ड्स होता है या नया की पॉइंट होता है जो आपको हेल्प करता है कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। तो इन चीज़ों का आप जितने अच्छे से ध्यान में रखेंगे उतना ही आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ये पैटर्न तो बड़ा फेमस पैटर्न है, 1 माइनस साइन 2x। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर? क्यों नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की जगह हम रख दें कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x तो होता ही है 2 साइन x कॉस x। और क्या ये चीज़ यही चीज़ नहीं है? तो यानी कि नीचे वाली चीज़ हमारी कुछ और नहीं, ये इंटीग्रेशन में ऊपर तो क्या लिखा है साइन x माइनस कॉस x, और नीचे वाली चीज़ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। रूट तो है 1 माइनस साइन 2x की जगह क्या लिख दे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ जो लिखा है e की पावर साइन x इंटू कॉस x dx। अब ये जो स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x कैंसिल पूरा, तो यहाँ क्या बचा है e की पावर साइन x इंटू कॉस x dx बचा। अगर हम साइन x को पुट कर दें t, तो कॉस x dx आपका कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए आप e की पावर t dt आपका कितना हो जाएगा, e की पावर t आएगा, और t क्या था साइन x, तो e की पावर साइन x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा, e की पावर साइन x प्लस c विच इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ठीक है, ये इसमें एक फिक्स पैटर्न है। क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये पूछे हुए सवालों में से एक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखे जाते हैं, है ना। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन क्या है ये पैटर्न, जरा देखना। अगर मैं आपको बताऊं मैक्सिमा मिनिमा में एक पैटर्न ए सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसिक स्क्वायर एक्स, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, पेपर में पूछे गए सवाल में से एक है बेटा, है ना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। अब मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए जो भी सेक स्क्वायर एक्स के साथ में लिखा हुआ है, और कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ में जो लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी का एडिशन का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखो क्या सेम पैटर्न बन रहा है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, और क्या सेम पैटर्न है। तो इसकी भी तो न्यूनतम मान पूछा हुआ है, इसका अगर न्यूनतम मान पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए की जगह क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी की जगह लिखा हुआ है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल जो है आपका, ये क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व इतना फ्रॉम पॉइंट दिस। अच्छा, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये चार चीजें, ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे लेंथ ऑफ टैंजेंट, ये क्या होता है, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर मॉड में। लेंथ ऑफ नॉर्मल आपकी क्या होती है, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर मॉड के अंदर। लेंथ ऑफ सब टैंजेंट क्या होती है, ये होती है y1 dx बाई dy, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपकी क्या होती है, ये होती है y1 dy बाई dx। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे याद, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो चार फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या है ये टैंजेंट नॉर्मल, जल्दी से क्विकली एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर ये कर्व जा रहा है, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो टैंजेंट है ये एक्स एक्सिस को जहां जाके कट करता है, तो ये जो लेंथ होती है ये आपकी टैंजेंट होती है, ये जो पी से लेके क्यू होती है, ये आपकी लेंथ ऑफ टैंजेंट होती है। अगर इसी टैंजेंट को कोई 90 डिग्री पे इसी पॉइंट पे कट करते हुए लाइन जा रही है, तो वो होती है आपकी नॉर्मल, ठीक है। और ये दो टैंजेंट और नॉर्मल आपको याद रखना है। सब टैंजेंट क्या होता है, इसी लाइन का प्रोजेक्शन जब हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो ये लेंथ ऑफ सब टैंजेंट हो जाता है। ये नॉर्मल जहां कट करेगा, इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन जब आप देखेंगे तो यही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाता है। ऑल्दो टेक्निकलिटी में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मुलेज, चार फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। अब हमें तो चाहिए लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का इस्तेमाल करते हैं और हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए, अच्छा y1 क्या है, y1 वो कोऑर्डिनेट है जहां पे ये बनेगा आपका टैंजेंट। ये x1 y1 कोई पॉइंट होगा, तो जिस पॉइंट पे वो बन रहा है उस y1 वाले कोऑर्डिनेट को हमें यूज करना है। तो y1 वाला कोऑर्डिनेट तो नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट दिया। x का मान अगर 0 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, क्या -1 हो जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट मिल गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x 0 है और y क्या है आपका -1 है, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो हम निकालेंगे सबसे पहले dy बाई dx। dy बाई dx अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अच्छा, ये dy बाई dx एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, क्योंकि dy बाई dx तो ठीक है, स्लोप तो ठीक है कर्व का, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इस टैंजेंट का लेंथ चाहिए। तो पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा, पॉइंट है आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अगर आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो y तो है ही नहीं, x की वैल्यू 0 रखा तो 4 आ गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं, लेंथ ऑफ टैंजेंट के फॉर्मूले में रखा मॉड y1 कितना है आपका -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy चाहिए, dx बाई dy चाहिए हमें, तो यहाँ पे dx बाई dy जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी कि 1/16, क्योंकि स्क्वायर चाहिए। dx बाई dy, टैंजेंट में dx बाई dy यूज होता है और नॉर्मल में dy बाई dx यूज होता है। इन दो बातों में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब 1/16 हुआ है, एलसीएम लिया तो 17/16 हो गया, यानी कि 17/4 हो गया, माइनस मॉड में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अंडर रूट ऑफ 17/16, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या कि √17, क्या लिख दे, √17/4, √17/4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से भी आपने 4 फॉर्मूले याद किए। 4 फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता था तो इनका रिवीजन क्विकली कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इनको अपने नोटबुक्स में। ये की फैक्टर्स हैं जहाँ से पेपर सेट होता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, देखते हैं। y की वैल्यू दी हुई है, dy बाई dx हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। dy बाई dx हम भी निकालते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, k तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब जब पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए एज इट इज, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, x माइनस ए एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, माइनस x को रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिला, यहाँ से मिला k। अच्छा ध्यान से देखो जरा, क्या ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो आपका टर्म लिखा हुआ है, ये क्या y नहीं है,
यही तो y है। अगर ये y है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं y से, और यहाँ क्या है x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ए बचा, यानी आंसर आ गया माइनस ए वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान सवाल है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, मॉड फंक्शंस, ये जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे फंक्शंस डिटेल में कवर किए हैं विद डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सारी चीज बताई हुई है ना। तो लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो लेक्चर काइंडली देख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं सारी चीजों से, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है भाई, कैसा होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ध्यान से देखना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है ये 0 से 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5। ये स्टेप फंक्शन है कि नहीं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेप फंक्शन। सीढ़ियों की तरह दिख रहा है कि नहीं, है ना। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है और क्या डिफरेंशिएबल है? भाई देखो, अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल किसी कीमत पे नहीं होगा। और इस बात का ध्यान दे, जो कंटिन्यूअस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो ही हो, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो फंक्शन है, अगर हमें कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। जो भी चीज स्मूथली चल रही है, जैसे ये चल रहा है पेन, कहीं पेन नहीं उठाया तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, बार बार पेन उठाने की जरूरत पड़ी, बार बार पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो ना तो कंटिन्यूअस होगा, और जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन आपसे ये पूछा गया है कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है मतलब, लेकिन किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। मैंने बोला जब भी आपको फंक्शन fx टाइप का कुछ भी मिले, क्या दिया हुआ है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। देखो, परेशानी कभी भी न्यूमरेटर नहीं करता, अंश हमें कभी भी परेशान नहीं करता। परेशान कौन करता है? डिनोमिनेटर, यानी कि हर। तो अब इस बात का ध्यान दें कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको ध्यान से देखना है, ये किन किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वही कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसी को फैक्टराइज करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब कैंसिल मत कर देना उठा करके, हमें यहाँ पे देखना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो विदाउट कैंसिलिंग हम उस पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट कर लें। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, यानी a यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। एक तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है, एक तो ये 2 पे डिसकंटिन्यूस है, और एक तो -2 पे डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो नीचे 0 बन जाएगा, अगर आपने -2 रखा तो भी नीचे 0 बन जाएगा, अगर आपने +2 रखा तो भी नीचे 0 बन जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में आए तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन होगा, और नॉट डिफाइन हो जाएगा वहां पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स यहाँ पे कितने मिले? 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा आप देते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। और आप देखिए कि प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखे गए हैं, है ना। इतने प्राइजेस, अगर आप 10 सेट्स ले रहे हैं तो सिर्फ 99 चार्जेस है इसका। 10 सेट्स के लिए आपको 99 पे करना पड़ेगा, और ये सेट्स आपको रामबाण की तरह काम करेंगे आपके प्रैक्टिस सेशंस में, ठीक है। पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से सेट होता है। एक बार लेके देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, इनके नोट्स बनाइए प्रॉपरली, और इनको अपनी इसकी एनालिसिस जितनी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। 10 सेट्स में आपकी कितना रिकॉर्ड पहुंच रहा है, ये सारे रिकॉर्ड आपको खुद सेल्फ मेंटेनेंस करना पड़ेगा इसका। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन में e की पावर tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x दिया हुआ है, x टेंडिंग टू 0। अच्छा, e की पावर x में जब भी आता है तो एक ही दिमाग में घूमती है लिमिट, कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा कितना होता है? 1 होता है।
तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये tan x माइनस एक्स है, अगर यहाँ पर भी tan x माइनस एक्स हो जाता तो फिर हमारा काम बन जाता। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, e की पावर x कॉमन लिया। e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा e की पावर tan x माइनस एक्स, और यहाँ से 1 बच गया। अपॉन में देखो tan x माइनस एक्स, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स तो ठीक है। और जरा ध्यान से देखो, क्या ये पैटर्न सेम पैटर्न है? e की पावर में जो भी डब्बा होता है वही डब्बा नीचे चाहिए होता है ना? तो e की पावर में ये जो डब्बा है, क्या यही डब्बा आपको नीचे मिल रहा है? तो यानी कि इसकी लिमिट तो 1 हो गई, इसकी लिमिट 1, बचा e की पावर x। अगर ये e की पावर x 0 को टेंड करेगा तो e की पावर 0 कितना होता है? e की पावर 0 होता है 1, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, 1 1 on 2 का फंक्शन है, ठीक है। 1 1 on 2 फंक्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको वैसे तो क्लियरली बहुत ही अच्छे से ग्राफ से बता रखा है, फिर भी अगर आपको नहीं याद तो आप देखो, y fx आपको दिया है 2x, fx दिया है आपको 2x। 1 1 चेक करना भाई, fx 2x जैसा ग्राफ है, तो आप एक बात बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ जाएगा कैसा? x का वैल्यू, ग्राफ प्लॉट कर लो, x और y इज इक्वल्स टू fx ही तो लिखना है। क्या लिखा है? y इज इक्वल्स टू 2x। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0, x का मान 1 रखोगे तो y का मान 2, x का मान -1 -2, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसा ही। तो क्या ये 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, -1 पे 2, क्या ये कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनेगा? अगर ये ग्राफ ऐसा आपका बना तो आपको मैंने क्या सिखाया कि एक ग्राफ कभी भी एक जगह, आपने अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन काटी है और एक ही जगह कट करता है तो ये ग्राफ हमेशा 1 1 होता है। तो अगर आपने कभी भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस काटी, आप देखो कि हमेशा ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है, और अगर ग्राफ एक जगह कट कर रहा है तो ये 1 1 तो होगा ही होगा। और ये फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर लिया हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और आसान हो गया हमारे लिए। अगर नेचुरल नंबर लिया है तो आप एक बात बताओ, नेचुरल नंबर यहीं पर होगा, यानी 0 भी नहीं लेना, 1 से शुरू हुआ, 1 की इमेज 2 देगा, 2 की इमेज 3 देगा, यानी ये कुछ ग्राफ आपका ऐसा जाएगा। और ये जो ग्राफ है, आप एक बात बताओ, यहाँ पे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर पे जा रहा है, यानी एक फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर पे जा रहा है। मतलब नेचुरल नंबर कैसे? इवन। ऑब्वियसली 2x जो होगा वो आपके इवन नंबर ही देगा, 1 रखोगे तो 2 देगा, 2 रखोगे तो 4 देगा, 3 रखोगे तो 6 देगा, 4 रखोगे तो 8 देगा, है ना? ये सारे इवन नंबर दे रहा है कि नहीं? ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है? ऑन टू चेक करने के लिए आपको बस एक चीज देखनी होती है, क्या रेंज बराबर कोडोमेन है। अगर रेंज बराबर कोडोमेन है, यानी परिसर बराबर सहप्रांत हो जाए, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि ये ऑन टू होगा। और आप देखो कि इसका जो रेंज होगा वो इवन नंबर होगा, और फंक्शन का कोडोमेन भी क्या है? इवन नेचुरल नंबर। इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है, और साथ ही साथ ये फंक्शन 1 1 भी है। 1 1 चेक करने का एक और अलजेब्राइक मेथड क्या सिखाया है कि हम क्या देख लें, fx1 बराबर है fx2 के। तो अगर x1 रखेंगे तो 2x1 बराबर 2x2, 2 2 कैंसिल, तो क्या x1 बराबर x2 हम कह सकते हैं। अगर x1 बराबर x2 है तो ये फंक्शन 1 1 है, तो ये फंक्शन बोथ है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है इस फंक्शन का रेंज। भाई देखो, बड़ा ही आसान सा चीज़ है कि fx दिया है, आपको दिया है x+3 अपॉन मॉड ऑफ x+3। इस फंक्शन को हम 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो ये x+3 जो नीचे लिखा है मॉड में, ये x+3 ही आएगा, या तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ x+3 होगा। अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी क्या? आप x की वैल्यू चाहे जो भी रख दीजिए, 1 और -1 के अलावा ये फंक्शन कभी भी वैल्यू नहीं देगा, है ना? सेम चीज लिखी हुई है, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका,
अच्छा ठीक है, ये आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑन द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। आपको दो समतल दिए हैं, दो प्लेन दिए हैं, ये दो प्लेन जब पास कर रहे होंगे तो एक लाइन होगी, एक लाइन बनेगी और उस लाइन पे मौजूद है एक बिंदु, और वो बिंदु ही आपसे पूछा जा रहा है कि वो मतलब कई सारे बिंदु हैं लेकिन एक कोई पर्टिकुलर बिंदु, इनमें से कौन सा उस लाइन पे पॉइंट आएगा वो पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने फोकस किया प्लेन की इक्वेशन पे। प्लेन की इक्वेशन जब भी दी जाए, दो प्लेन की इक्वेशन साथ में देने का मतलब ही होता है, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन, दो प्लेन की इक्वेशन साथ में देने का मतलब ही है कि लाइन की इक्वेशन दे देना, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो पहली इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3z माइनस 4 और एक दिया है y इज इक्वल्स टू 2z माइनस 3। यहां से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू z आया, साथ ही साथ यहां से z की वैल्यू निकालें तो y प्लस 3/2 ये कितना आया z, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू z। और ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन में आप देखिए कि पासिंग पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, ये जो लिखे होते हैं x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n। ये अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो आपके पासिंग पॉइंट्स होते हैं, जिस बिंदु से ये पॉइंट गुजर रहा हो, लाइन गुजर रही होती है, यानी एक लाइन जा रही है उस पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं अल्फा बीटा और गामा, और जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं लाइन की डायरेक्शन शो कर रही होती है। एलिमेंट क्या है, लाइन की डायरेक्शन शो कर रही होती है। लाइन की इक्वेशन नहीं पहचानते तो आज से पहचानो क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा और नीचे एलिमेंट। ये जो पॉइंट लिखे हैं अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट वो है जहां से लाइन गुजर रही है, और एलिमेंट क्या है, उस लाइन की डायरेक्शन बता रही है। सिमिलरली ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ तुम लिख दो 1। क्या यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है यहाँ x माइनस अल्फा होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी होगी, -4 -3 और z के साथ कुछ नहीं लिखा यानी 0। ये पॉइंट क्या है, -4 -3 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे लंबे प्रोसीजर से तो इसका काफ़ी लंबा आंसर आएगा। इसको डायरेक्टली इसी तरीके से आपको करना है। आप कॉम्पिटिटिव फेज में है, कॉम्पिटिटिव फेज में आपको अपनी अप्रोच को ही बदलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अरे भाई जैसे ही पढ़ा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1। डायरेक्शन कोसाइन, दिक को जा, क्या, दिक को जाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। दिक अनुपात की बात नहीं हो रही, दिक को जा की बात हो रही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यदि ऐसा है तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, देखते हैं भाई। अगर आप देख रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। गॉट इट, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ये भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अरे दो वेक्टर्स का अगर मॉड बराबर है तो ऑब्वियसली उनके स्क्वायर बराबर है तो उनका मॉड भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। किन्हीं के दो वेक्टर्स के अगर मॉड का स्क्वायर बराबर है तो ऑब्वियसली उनका मॉड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर इकलौता और सिर्फ भारत में इकलौता एमकेसी है जो आपको प्रोवाइड करता है।
डिफेंस में आपको पता है कि बेटा देखो आज के टाइम पे ना बच्चों को छोटी ही उम्र से बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में आपको भी अपना पता नहीं होता है कि हाँ हमारे अंदर इन चीज़ की कमी है या इस चीज़ से हमारी बॉडी अफेक्टेड है। तो हमेशा, और डिफेंस जैसी चीज़ जहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिफेंस में आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि डिफेंस में तो इतने इंच की वजह से भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपका सपना है डिफेंस, है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। और देखो पूरे भारत में इस बात के एकदम खुला दावा किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ MKC है जो आपको पूरी हेल्थ केयर सेंटर, है ना, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। और आपका सर से लेकर पूरे पैर तक के पूरे ट्रीटमेंट्स, जहाँ पे आपको क्या सजेशन दी जा सकती है, अगर आप में कोई भी दिक्कत है तो उनके प्रति क्या सजेशन होती है। प्रिपरेशन करने के बाद मेडिकल्स में छटना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। इससे बेटर है कि हम पहले से ही अपना क्योर लेके चलें। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमें बोला है एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास करता है, A,0 से पास करता है और 0,B से पास करता है। तो अगर ऐसा सर्कल है तो आपसे पूछा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है भाई, हमने एक्सेस खींची, ये 0,0 कोऑर्डिनेट है। अगर ये 0,0 कोऑर्डिनेट है तो कुछ सर्कल आपका ऐसा जा रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये कोई पॉइंट होगा आपका 0,B और ये पॉइंट है आपका A,0। ये जब पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो मिड पॉइंट होगा यही आपका सेंटर बनाएगा, क्योंकि ये डायमीटर होगा। दो एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जहां पे वो जुड़ेगा वो क्या होगा, आपका सेंटर होगा। और सेंटर होगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो A/2 आएगा और क्या आएगा, B/2। दो कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट आई होप आपको निकालने आते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लाइन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द एंगल 45 विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट इज 101 यूनिट। एक आपको सरल रेखा के बारे में बताना है जो कि एक्स अक्ष से, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष से आपका पास कर रही है 45 डिग्री से, और उसने क्या किया है, वाई इंटरसेप्ट बना रखा है। एक्स अक्ष से पास कर रही है 45 डिग्री बना रही है, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये आपका 101 है। ये जो लेंथ है आपकी ये क्या है, 101 है। अब क्या आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लोप दिया है, प्रवणता आपको दी है, वाई अंतःखंड दिया है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपको दिया है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे आपका m क्या होगा, जहां पे आपका m क्या है, m है आपका tan थीटा। थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो m की वैल्यू हो गई 1। एंड c क्या है, c ही तो होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि आपका अंतःखंड। तो आप एक बात बताएं, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी दी है, 101। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई, y इज इक्वल्स टू x प्लस 101। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 101 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच करता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। गॉट इट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, आपको दिया गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, रिग्रेशन लाइंस है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इसमें एक एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, यूपीएससी फिक्स्ड पैटर्न है जो कि बनाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये दो लाइंस है, रिग्रेशन लाइंस है, रिग्रेशन लाइंस जहाँ पर मीटअप करती हैं वो पॉइंट होता है आपका मीन। इसमें आपको इनको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका कोई भी काम नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं वो हमेशा मीट करती हैं किस पॉइंट में, मीन पे यानी मध्य में। ठीक है, यानी यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीन होता है वो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहां से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में देखेंगे। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए अगर आपको ए कोई गिवन मैट्रिक्स है तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल्स टू 0। तो
तो भाई हम तुरंत निकाल देते हैं। ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा भाई, ए स्क्वायर तो ठीक है अपनी जगह, व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा माइनस, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम। यहाँ पे कितना आया 5, तो 5 और a एज इट इज, व्हाट विल बी इट्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा 6 माइनस 1, माइनस 1 यानी कि +1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 7in इज इक्वल टू 0। लेट्स मीट द ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा -5a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। गॉट इट। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन बनता है, आपको ये पता होना चाहिए ए के साथ जो लिखा होता है दैट विल बी योर ट्रेस ऑफ ए, और जो in के साथ लिखा होता है दैट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्यूबिक दिख रहा है बट है क्वाड्रेटिक का, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स दिया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को इधर रखा, बाकी सब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का होल पावर कितना हो जाएगा 4। अगर हम 4th रूट ले लें तो यहाँ से बचेगा 2 और ये आएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब सिंपल हो गया, x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a, आराम से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स। a इधर आया तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी a/3 विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से देखते हैं दिया क्या है। अल्फा की वैल्यू दी है, आपसे पूछी गई है इसकी वैल्यू, कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर हम रख दें तो कॉस π/8 कॉस 2 इंटू π/8 करोगे तो ये आ जाएगा π/4, और यहाँ पे कॉस 4 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह π/8 रखोगे तो हो जाएगा π/2। और क्या आपको पता है cos π/2 0 होता है, अगर cos π/2 0 तो पूरा 0, यानी ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट, यानी पूरा आंसर आपका 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट द 3 पर्सन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, कुछ पर्सन दिए होंगे उसमें से आपने 3 पर्सन सिलेक्ट किए, क्या इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो तीनों लोग अलग अलग दिन पैदा हुए हों, ठीक है, यानी उनकी जो डे ऑफ बर्थ है, डे ऑफ बर्थ 7 डेज होते हैं आपके, संडे से लेके सैटरडे तक, तो अलग अलग दिन उनके होने पैदा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई देखो 3 पर्सन है ना, 3 कोई भी ले लो, पहले पर्सन की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, पहले पे अभी कोई कंडीशन नहीं है, 7 में से 7 दिन में से कोई भी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है 7 में से 7 दिन कोई भी। काम तो रुका नहीं, काम अभी और करना है, तीनों की साथ साथ निकालनी है, और अगर काम रुकता नहीं है, एक के बाद आपको दूसरा काम करना होता है, तो आप क्या लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरे वाले के साथ क्या है, मान लो इसने मंडे ले लिया, अब अगर ये मंडे को हुआ होगा तो इसके पास 6 केसेस बचे हुए, 7 केसेस नहीं, अब इसके पास 6 केसेस बचे हैं, कितने में से, टोटल तो वही था 7। अब अगर 2 दिन निकल चुके हैं, इसने मंडे ले लिया, इसने ट्यूसडे ले लिया, तो इसके पास बचे 5 दिन, कितने में से 7 दिन में से। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आ गया 30/49, 30/49 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी के ना क्वेश्चंस बहुत छोटे आते हैं बट समझने वाले होते हैं। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं उतना ही आसान कर देते हैं क्वेश्चन को, और जितना छोटा क्वेश्चन होता है इस बात का ध्यान रखिए उतना ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है वो। अगला लास्ट क्वेश्चन हम अपने देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। आपको 12 बिंदु दिए हुए और उन 12 बिंदुओं में से क्या है 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन। 12 बिंदु पूरे स्क्रीन में कहीं ऐसे ऐसे दिए होंगे। अब इनमें से जो 7 है वो 7 आपके एक लाइन पे आ रहे हैं। 12 बिंदु ऐसे कहीं दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, जितने भी होंगे 12 बिंदु टोटल हैं, 7 एक लाइन पे आ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इन पॉइंट की मदद से आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ट्राइंगल। क्या बार बार बताया हुआ है, ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ट्राइंगल पे क्वेश्चन तुरंत सिंपल, टोटल पॉइंट्स कितने थे 12। एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें पॉइंट्स की कितनी जरूरत पड़ती है 3। अगर 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है तो इन पूरे में से हम कोई भी 3 पॉइंट ले लें। अब क्या करना है, उन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट कैसे करते हैं, चूज कैसे करते हैं, ये हम करते हैं सी की मदद से। तो 12C3, लेकिन क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट्स हैं लाइन पे, ये तो कोई ट्राइंगल नहीं बनाएंगे,
क्योंकि अगर हमने इन तीनों में से ये 3 पॉइंट ले लिए तो ये हमेशा लाइन बनाएगी, कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो ये जो सिलेक्शन है 7 में से, इन 7 में से कोई भी 3 पॉइंट्स मत लो। टोटल केस में से ये वाले पॉइंट्स माइनस कर दिए, अब जितने भी बचे हुए वो ट्रायंगल आपको दे देगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 3 2 ज़ा 6, तो 6 2 ज़ा 12 यहाँ आया। तो ये कितना हो जाएगा 220, और 220 में से अगर माइनस करोगे आप 35 को तो ये हो जाएगा आपका 185, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? सो आई होप ये जो आज का मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई नया की पॉइंट ज़रूर निकलता है, और उन नए की पॉइंट्स को आप अच्छे से जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, लिख नहीं लेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ, आपको अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं इंक्रीज मिलेगी। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं इस बार के एनडीए के पेपर के लिए तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि मॉडल पेपर कैसा था आपके लिए, कितना हेल्पफुल था। आगे ऐसी ही सीरीज़ आएंगी, मैराथन ज़रूर ज्वाइन करना ना भूलें। अगले क्लास में मिलते हैं हम अपने। जय हिंद बच्चा, एंड टेक केयर।